वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का मास्टर वीडियो। यह वीडियो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसके अंतर्गत हम पुनर्जागरण काल, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, चीनी क्रांति, तुर्की, इटली में फ्रांसिस्टों का उदय, द्वितीय विश्व युद्ध, जापानी साम्राज्यवाद और जर्मनी में नाजीवाद का उदय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है पुनर्जागरण। बात की जाए पुनर्जागरण की, तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि नाम क्या था? दांते। जन्म कब हुआ था? 1260 और मृत्यु हुई थी 1321 ईस्वी में। तो इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था और ये फ्लोरेंस नगर कहाँ पर है? इटली में। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। किसमें किया है? डिवाइन कॉमेडी में। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था। पेट्रोक का जन्म कब हुआ था? 1304 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1367 ईस्वी में। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को। यह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है। कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। तो डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो वो है बोकेशियो की। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है और मैकियावेली का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी और मृत्यु हुआ था 1567 ईस्वी को। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? उसका नाम है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। तो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैकियावेली को। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है और ये कलाकार कौन थे? पहला कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची, दूसरा थे माइकल एंजेलो और तीसरा थे राफेल। नेक्स्ट दे रखा है लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। कौन? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। कभी कभी पूछा जाता है कि मोनालिसा किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो वो है लियोनार्डो दा विंची। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। तो माइकल एंजेलो कौन थे? एक मूर्तिकार और चित्रकार।
द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। तो माइकल एंजेलो की कृतियां क्या सब है? पहला द लास्ट जजमेंट और दूसरा द फॉल ऑफ मैन। नेक्स्ट, सिस्टान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। तो किसकी कृति? राफेल की कृति। नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? वो माना जाता है जियाटो को। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक नाम क्या है? टॉमस मूर। उसने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? टॉमस मूर ने। पुस्तक का नाम क्या है? यूटोपिया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो मार्टिन लूथर किस भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया? तो वो हो जाएगा जर्मन भाषा में। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। तो शेक्सपियर की अमर कृति का नाम क्या है? रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट, इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है? इंग्लैंड के रोजर बेकन को। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? पोलैंड निवासी। नाम क्या था? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या किया था? तो पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन किया था। गैलीलियो जन्म कब हुआ था? 1564 ईस्वी। गैलीलियो की मृत्यु कब हुई थी? 1642 ईस्वी। ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैपला या फिर कैपलर कर सकते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 1571 ईस्वी। कैपलर की मृत्यु कब हुई थी? 1630 ईस्वी। कैपलर ने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। यह किसने बताया था? कैपलर ने बताया था। नेक्स्ट है न्यूटन। न्यूटन का जन्म कब हुआ था? 1642 ईस्वी। और न्यूटन की मृत्यु कब हुई थी? 1726 ईस्वी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसके द्वारा लगाया गया दोस्तों? न्यूटन के द्वारा लगाया गया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं सदी में हुई थी। दोस्तों ये मास्टर वीडियो है, इसमें हम किसी अन्य बात की चर्चा नहीं करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। किसने किया था दोस्तों? मार्टिन लूथर ने किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को।
इसके अनुयायी कौन थे? लोडाडर्स। इसके अनुयायी लोलाडर्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिगो वेस्पुसी। इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन के द्वारा किया गया था। और ये मैगलन कहाँ का रहने वाला था? तो ये था स्पेन का निवासी। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम है मैगलन। और ये मैगलन स्पेन के निवासी थे। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अब हम चर्चा करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। किसके काल में डाली गई थी? जेम्स प्रथम के काल में। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय। रेड इंडियन जो है वो अमेरिका के मूल निवासी थे। तो रेड इंडियन कौन थे? अमेरिका के मूल निवासी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित था। अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध है वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के साथ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें फ्रांसीसी सेना जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? लाफायते ने किया था। और ये सेना इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1756 ईस्वी में। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टंप एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शीलिंग का स्टंप लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया और ये कब लगाया गया था? 1767 ईस्वी में। तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? सैमुअल एडम्स के द्वारा। नोट: सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध करती थी। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका नाम क्या था? कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। तो राइट्स ऑफ मैन की रचना किसके द्वारा की गई थी? थॉमस पेन के द्वारा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना था।
तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इस घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था। कहां पर हुआ था? लेक्सिंगटन में। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति नाम क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकार की घोषणा की थी। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई थी। तो गृह युद्ध जो है अमेरिका में कब हुआ था? 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को। किसके किसके बीच? उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच हुई थी। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य थे वो उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी। कहां से शुरू हुआ था? दक्षिणी कैरोलिना। इस युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ था। किस युद्ध के समाप्ति के बाद दास प्रथा का अंत हुआ था अमेरिका में? तो वो युद्ध था गृह युद्ध। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था अमेरिका में? 1 जनवरी 1863 ईस्वी को। किसके द्वारा किया गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी। तो अब्राहम लिंकन की हत्या किसने करी थी? जॉन विल्किस ब्रूस ने। कब करी थी? 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 16 मई 1865 ईस्वी को हुई थी। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी।
दोस्तों, यदि आप इसी तरह के दूसरे भी चीज़ का मास्टर वीडियो चाहते हैं, चाहे वो भूगोल हो, चाहे फिर इतिहास हो या फिर राजनीति शास्त्र हो, तो हमारे इस YouTube चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, फ्रांस की राज्य क्रांति। अब हम बात करेंगे फ्रांस के राज्य क्रांति के बारे में। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागार के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन किसने दिया था? लुई 14वां। नाम क्या था उसका? लुई 14वां ने कहा था, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या कितनी थी? 17 थी। और संस्था का नाम क्या था? पार्लमा। इसका काम क्या होता था? राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना, और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुई 14वां के द्वारा करवाया गया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतुआनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई थी। पहले क्या था? एक प्रकार का भूमि कर, और तीथे क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। इसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया था। तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था उसमें सर्वाधिक योगदान किनका था? वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो का। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्त किसका है? वॉल्टेयर का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वो है वॉल्टेयर की। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की पोषण किया। तो कानून की आत्मा जो है वो किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? समानता, जिसे मध्यम वर्ग ने
आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। 18वीं सदी जब चल रहा था तो फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स जो था वो था पादरी, द्वितीय स्टेट्स अभिजात वर्ग और तीसरा स्टेट्स जो था इसमें देश की 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे और इस वर्ग में कौन सब आते थे? इसमें आते थे व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 5 मई 1789 ईस्वी में स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है यह किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हर्डर को। हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? कोर्सिका द्वीप की राजधानी है, उनका नाम क्या है? अजासियो, वहीं पर हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म है वो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के जो पिता थे उनका नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। कब किया था? 1796 ईस्वी में। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। तो बनियों का देश सर्वप्रथम इंग्लैंड को किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी करी थी। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब करी थी? वो करी थी 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेरे के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः
फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहाँ 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। तो लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन जाना जाता है? नेपोलियन। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो उसका कारण था रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया था। कब किया था? 1815 ईस्वी में। अब हम चर्चा करेंगे इटली के एकीकरण की। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। मेजनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट कावर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ मेजनी के द्वारा यंग इटली का स्थापना किया गया था। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गिवर्टी था। गिवर्टी कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक था। विक्टर एमैनुएल कहाँ का शासक था? सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। कब किया गया? 1871 ईस्वी में। किसको किया गया? रोम को किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो। यह कथन किसका था? जोसेफ मेजनी का था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था। तो इटली का एकीकरण किसने किया था? काउंट काबूर ने 1871 ईस्वी में किया था। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? तो वो था नेपोलियन। अब हम चर्चा करेंगे जर्मनी की एकीकरण की। नंबर 5, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। तो बिस्मार्क कौन था? प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो उनका नाम है प्रशा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज
8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया था। किसको? विलियम को। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। कब से कब तक? 1815 से 1850 तक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो उनका नाम था मेटरनिख। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लस्सर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। तो प्रशा का चांसलर बिस्मार्क कब बना था? 23 सितंबर 1862 ईस्वी को। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। तो बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो वो कहा था विलियम प्रथम ने। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। किस युद्ध में किया था? सेरेजोवा के युद्ध में। किसके द्वारा किया गया था समर्पण? ऑस्ट्रिया के द्वारा किया गया था। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी में हुआ। तो सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। किसने किया? नेपोलियन तृतीय ने। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुई थी? वो हुई थी फ्रांस और प्रशा के बीच। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो किसके युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? सूडान के युद्ध के बाद। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है पॉइंट नंबर 6, रूसी क्रांति। अब हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। दे रखा है समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। तो समाजवाद जो है शब्द, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और यह कहाँ का रहने वाला था? तो रॉबर्ट ओवेन जो है वो वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था।
कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। तो फ्रांसीसी साम्यवाद जो है उसका जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हो गई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। तो रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? वो था लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हुई? बम विस्फोट से हुई। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। सुनियाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी। यह दल 2 गुटों में विभाजित था। पहला बोल्शेविक और दूसरा मेनशेविक। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक एवं मेनशेविक जो है उसका अर्थ होता है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? वो था लेनिन। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। यह योजना किसने प्रकाशित की थी? लेनिन ने प्रकाशित की थी। कब की थी? 1917 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। कितने ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? टॉमस पेन है। पुस्तक का नाम क्या है? राइट्स ऑफ मैन। मदर की रचना किसने की थी? मैक्सिम गोर्की ने की थी। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? ट्रॉट्स्की था। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो।
कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा था? फ्रेडरिक एंजेल्स। फ्रेडरिक एंजेल्स कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा था। अब पढ़ेंगे हम औद्योगिक क्रांति के बारे में। ये है नंबर 7। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनवाई थी। किसने बनवाई थी? ब्रिंडले ने बनवाई थी। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया था। औद्योगिक क्रांति की दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कार, पहले दे रखा है आविष्कार, उसके बाद आविष्कारक, फिर उसके बाद वर्ष दे रखा है। तेज चलने वाली शटल का आविष्कारक कौन था? जॉन। कब किया गया था? 1733 ईस्वी में। किसका? तेज चलने वाली शटल का। स्पिनिंग जेनी, इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। कब किया था? 1765 ईस्वी में। क्या नाम था? स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित। इसका आविष्कारक कौन था? रिचार्ड आर्कराइट। कितने ईस्वी में? 1766 ईस्वी में। किसका किया था? स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित। फिर दे रखा है स्पिनिंग म्यूल, इसका आविष्कारक कौन था? क्रॉम्पटन। कितने ईस्वी में? 1776 ईस्वी में। फिर दे रखा है घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाले करघा, इसका आविष्कारक कौन था? कार्टराइट। नेक्स्ट सेफ्टी लैंप, इसका आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। वर्ष क्या था? 1815। अब हम जानेंगे इंग्लैंड में हुई क्रांति के बारे में। नंबर 8 है। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ था। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। और गृह युद्ध हुआ था 1642 ईस्वी में। 1688 के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुई थी। कब से कब तक? 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी में। गुलाबों का युद्ध कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नाम क्या था? गुलाबों का युद्ध। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही थी। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? ट्यूडर वंश से था। किसका संबंध था? एलिजाबेथ का संबंध।
इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? 7 वर्ष तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थक को राउंड हेड्स कहा गया था। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। यह 4 वर्षों तक चला था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट गया था, मित्र राष्ट्र और दूसरा नाम था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देश कौन सब था? वो था ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। तो धुरी राष्ट्र में कौन सब थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। मित्र राष्ट्र में कौन सब थे? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस एवं फ्रांस। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। त्रिकूट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम क्या था? काला हाथ। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904-1905 में। का अंत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था, जिसमें जापान ने रूस को हरा दिया था। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? 1906 ईस्वी में पैदा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया था। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 4 अगस्त 1914 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति थे वो अमेरिका के थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस
और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध के खजाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। नंबर 10, चीनी क्रांति। अब हम चीनी क्रांति के बारे में जानेंगे। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ था। तो मंचू राजवंश जो है उसका पतन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यात सेन। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 19 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कब चुना था? 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में। कोविनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सन यात सेन। 1911 ईस्वी के क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन शी काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था। किसके समर्थन में? युआन शी काई के समर्थन में। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोडीन को आमंत्रित किया था। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलन को चुना था। तो डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसे चुना था? जनरल गैलन को।
डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे। वो सिद्धांत कौन सब थे? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और तीसरा सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बात कर लेते हैं तांग वंश की। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं सदी से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा था। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक था। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रसारित होता था। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। कब संभाला? सन्यात सेन की मृत्यु के बाद 1927 ईस्वी में। कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हो गए थे। चीन में गृह युद्ध कब चालू हुआ था? 1928 ईस्वी में। 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माओ त्से तुंग ने किया था। माओ त्से तुंग का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। माओ त्से तुंग का जन्म कहाँ पर हुआ था? हुनान में हुआ था। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली थी। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ पर की थी? फार्मोसा में की थी। साम्यवादियों के दमन के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। किसका गठन किया था? ब्लू शर्ट आतंकवादी दल। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चाओ एन लाई। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी हुनान। चीन के जो जनवादी गणराज्य थे उनकी राजधानी थी हुनान। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटेन को जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। तो एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 तुर्की के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि कहाँ पर हुई थी? सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई थी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। इसे अतातुर्क अर्थात तुर्की का पिता के
उपनाम से भी जाना जाता है। किसको? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि कब हुआ था? 19 मई 1881 ईस्वी। कहाँ पर? सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली रजा था। किसके पिता का नाम? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के पिता का नाम। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दिया। तो सैनिक पद से इस्तीफा कमाल पाशा ने कितनी ईस्वी में दिया था? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने करी थी। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई थी। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1923 को। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया था। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई थी। तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई थी? 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य जो है, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना। तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1933 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और 5वां पॉइंट है ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से लागू हुआ। ये सारे कार्य मुस्तफ़ा कमाल पाशा के ही थे। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कब लगाया गया? 25 नवंबर 1925 ईस्वी को। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। अब हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 12, इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था और इसके जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमाग्ना में हुआ था। मुसोलिनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रोमाग्ना में। मुसोलिनी के दल का नाम क्या था? फासिस्टवाद। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था, तो मुसोलिनी का दूसरा नाम क्या था? ड्यूस। फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने
दियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। तो मुसोलिनी ने सेना का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? दियाज को किया था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगम की संख्या कितनी थी? 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद की अध्यक्ष कौन थे? मुसोलिनी थे, जिसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्य की संख्या कितनी थी? 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया था। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया था। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फासीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 13, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। तो नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? हिटलर के नेतृत्व में। कहाँ पर हुआ? जर्मनी में। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक। इसमें हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना था। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया था। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर नेता बन गया था। 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की थी। तो कभी कभी पूछा जाता है कि मीन कैंप किसकी रचना है? तो वो है हिटलर की रचना। 1924 ईस्वी के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1932 ईस्वी के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था। अगस्त 1934 ईस्वी में हिंडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया। कब बना था? अगस्त 1934 ईस्वी में। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। गुप्तचर पुलिस का नाम क्या था? गेस्टापो। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने। हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोइबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना
4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई थी। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साई संधि की निःशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। किसने किया? हिटलर ने किया। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या की। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 14, जापानी साम्राज्यवाद की। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? चीन हुआ था। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोल दिया। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी। किसने की थी? मुत्सुहितो ने की थी। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया था। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पार्ट्समौथ की संधि के द्वारा हुई थी। जापान और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किन संधि के साथ समाप्त हुआ था? पार्ट्समौथ की संधि के साथ। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया था। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी थी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और वो जगह का नाम क्या था? हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरा जो अणुबम है वो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर गिराया गया। और वो कहाँ पर गिराया गया था? नागासाकी में गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 15, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्ष तक लड़ा गया था। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें
61 देश ने भाग लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी से। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, उसी से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ माना जाता है। और इसका अंत कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। यह चला कितने वर्ष तक था? 6 वर्ष तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था? स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। तो ऑपरेशन बारबोसा किसे कहा गया? जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण को। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ था? 8 सितंबर 1941 ईस्वी को। इसका कारण क्या था? जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। एवं अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेलिसेबरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मनी सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। कब समर्पण किया? 7 मई 1945 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। 2 सितंबर 1945 को यदों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिस्रों पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। कब आत्मसमर्पण किया? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप इसी तरह के दूसरे सब्जेक्ट के भी मास्टर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।